हो गया शुरू। Hello friends, we are meeting again and the real topic today is employment. Employment and related is unemployment. रोजगार और बेरोजगारी हमारा देश जिसे भारत कहते हैं उसकी एक बड़ी समस्या है, वो बेरोजगारी है। साथ में हम रोजगार को भी करेंगे। अगर देश की 5 बड़ी समस्याओं को लें, 5 बड़ी की, तो आप सबसे पहले किस किस चीज़ को लेंगे? कुछ लोग कहते हैं पॉपुलेशन, लेकिन आजकल एसेट हो गया। कुछ लोग कहेंगे निरक्षरता, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। कुछ लोग कहेंगे बेरोजगारी, ना, एक आदमी के 2 हाथ हैं, इसका मतलब स्किल की कमी है, बहुत बड़ा अब ग्लोबलाइजेशन है। और कुछ लोग कहेंगे महंगाई, कुछ लोग और कास्टिज्म, देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, और लैंग्वेज की, रीजन की, रिलीजन की, इस तरह से एक एक करके हम सभी को लेते जा रहे हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे वी आर फेसिंग, दैट इज गिविंग स्ट्रेस टू द सोसाइटी, स्ट्रेस टू द यूथ, स्ट्रेस टू इन द फैमिलीज, इज employment. So first we will analyze what is employment. रोजगार क्या होता है? Employment is simply to do a work, to have a desire to work, and if there is work, there is employment. सीधी बात, सच्ची बात, काम करना चाहते हो और काम है और आपकी संतुष्टि के अनुसार काम मिल जाता है, तो उसको रोजगार कहते हैं। ये बहुत चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। काम इज अवेलेबल, और उसी तरह का आदमी भी चाहिए। मैन इज ऑल्सो अवेलेबल। एक सैलरी, डिमांड एंड सप्लाई में सैलरी एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद अगर जिस संतुष्टि से अगर आपको पैसा मिल जाता है, तो इसको हम कहते हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। और रोजगार का उल्टा बेरोजगारी। काम ढूंढना चाहते, काम नहीं है, काम है, इतना पैसा नहीं मिलता जितना आप चाहते हो। एक हो गया, काम चाहते हो, काम भी है और पूरा नहीं मिलता, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एक ऐसा भी होता है 5 आदमियों का काम है और 25 लगे हुए हैं, वो उसको छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं। सो वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द कॉर्पोरेट एंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड इवन द कोऑपरेटिव्स इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब एक अच्छी चीज जो बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी में विकसित होकर आ रही है कि चुनाव रोजगार के ऊपर लड़े जा रहे हैं। कितनी गवर्नमेंट, ये हर चुनाव का एक मुद्दा बनने लग गया। हेल्थ है, एजुकेशन है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स है, लॉजिस्टिक है, इस तरह की चीज़ें। अच्छी बात है कि पब्लिक डोमेन में इन चीज़ों पे बहस होती है। ये चीज़ें कुछ बड़ी आपस में जुड़ी हुई है। देखो, पहले से चीज़ बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छी। रोजगार और बेरोजगारी में 2-3 चीज़ें बड़ी ध्यान से देखना। रूरल अर्बन, यानी गांव का रोजगार और शहर का रोजगार। गांव में अगर 6% बेरोजगारी है तो शहरों में 6.8। ये NSSO का रिकॉर्ड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रिकॉर्ड से ये चीज़ ली गई है। शहर की बेरोजगारी ज़्यादा खतरनाक होती है। गांव में गरीब फिर भी गुजारा कर लेता है। यू कैन लिव विद लेस रिसोर्सेज इन ए विलेज। रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और चीज़ें होती हैं, और एक कोऑपरेटिव लिविंग होती है, तो आप चेहरे पे कम पैसों में भी मुस्कुराहट देख सकते हो। लेकिन शहर में द कॉस्ट ऑफ लाइफ इज सो हाई, और इसको हम कहेंगे जो 2 फोर्स काम करती रहती है। एक
जो केंद्र की तरफ लेते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और दूसरी एक बाहर फेंक सेंट्रीपीटल कहते हैं। पुल एंड पुश ये दोनों चीज़ें काम करती रहती हैं। अब दूसरा एक आ जाता है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। महिलाओं कितने काम, महिलाएं कितना काम करती हैं, एक विकास का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, एक विकास का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, एक विकास का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और वो है पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन टोटल वर्कफोर्स। पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन टोटल वर्कफोर्स, कितनी महिलाएं काम के लायक हैं, काम पर जाते हैं, काम मिलता है। अगर किसी सोसाइटी में इसकी परसेंटेज ऊंची है तो हम उसको हमेशा ये कहेंगे ये डेवलप्ड सोसाइटी है और एक बैलेंस सोसाइटी है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, इसका मतलब एक एक्सप्लॉयटेशन की चीज़ रह गई। हिंदुस्तान में एक बड़ी चीज़ और है जो शायद और जगह दूसरी तरह, बाहर क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और बहुत ज़्यादा लोअर क्लास। यहाँ पर एक और चीज़ है, एक स्ट्रेटा बना हुआ है जिसको कास्ट कहते हैं, और गरीबी चिपक जाती है और लोग कुछ ओट बिछा भी लेते हैं, उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। दोनों चीज़ें हैं। ये संस्कार जिसको कहते हैं, संस्कृति जिसको लेबलिंग कर देते हैं, वहाँ पर भी है। हुआ क्या, इंडिया वॉज वेरी रिच, ऑफ कोर्स इंडिया वॉज वेरी रिच। लंदन से भी बड़ा मार्केट ढाका का माना जाता है किसी ज़माने में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी समय से बहुत ज़्यादा थी, मेटलर्जी का काम हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा था। लेकिन हिंदुस्तान जब बाहरी आक्रमणकारी आए, उनका कब्जा हो गया, उससे अपग्रेडेशन नहीं हुई, और जो हमारे पैतृक जो काम थे, कोई बढ़ई का था, लोहार का था, कोई सुनार का करता था कोई कॉटेज का, बहुत सारे काम थे, वो पिटते गए। किससे? ऑटोमेशन आता गया। अब आप ये देखिए, जो मोहल्ले में बना हुआ नलापुर में बिस्कुट वाला, वो बेक मैस के साथ, डालमिया के साथ के बिस्कुट के साथ टक्कर कैसे लेगा? क्योंकि एक बड़ा कारण है, इसको कहते हैं स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर एक आदमी 10 बिस्कुट बनाता है और दूसरा 10 लाख बनाता है, मशीन से बनाता है, तो पर बिस्किट कॉस्ट जो ज़्यादा बनाने वाला है उसको पड़ेगी। इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ज़्यादा बनाओगे कीमत कम होती है। और ऑफ कोर्स ऑटोमेशन के साथ क्या होता है, पहले अगर मैनुअल पावर हो जाती है, लगती है, तो रोज़गार ज़्यादा रहे, लेकिन जब मशीन आ जाती है वो रिप्लेस कर देती है आदमी को। एक उदाहरण लेटेस्ट देते हैं, कितने हाईवे बने हिंदुस्तान में, कितने हाईवे बने। अब वो टोकरी वाले से इतने ज़्यादा हाईवे नहीं बन सकते थे, उसमें कितनी सारी मशीनें हुई, यानी एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एक बड़ी बात यहीं पर इशारा कर देते हैं, कौशल का। एक आदमी जो टोकरी से शुरू होता है और वो टोकरी के ऊपर उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसको कम से कम ड्राइवर तो बना दें, उसको कम से कम इस तरह से चीज़ें बना दें, उसकी स्केलिंग, उसका अपग्रेडेशन, उसका लीवरेज, तीनों चीज़ें अगर बढ़ा दें तो ज़्यादा काम का आदमी हो सकता है। और कौशल के साथ एक चीज़ और, हिंदुस्तान में सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एक बड़ी मुसीबत है, वाइट कॉलर की तरफ जाओ जाते, कलर सफ़ेद रहना चाहिए, काम कुछ नहीं। ब्लू कॉलर जॉब्स भी होती हैं जिसमें मेहनत और पसीना आता है और पैसा बहुत अच्छा आता है। इंजीनियरिंग ने धमाका कर दिया ब्लू कॉलर जॉब से, और एक रेस्पेक्ट भी है वहाँ पर। सो अगर शिफ्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट कहीं, उसी तरह से अगर ऑटोमेशन के साथ आप नहीं जुड़ते तो मार्केट से बाहर हो जाते हो। ये क्या कारण है बेरोजगारी के हिंदुस्तान में, इसके मैं 5-7 गिना देता हूँ और सबको पता भी है। सबसे पहला कारण है बैड, पुअर एंड इनएफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। एक पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी, नाम बदल जाता है लेकिन चीज़ें नहीं बदलती। कौशल एजुकेशन ठीक नहीं है, सीधा का सीधा जिस दिन वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ता है उसके हाथ में रोज़गार होना चाहिए। मेडिकल है, वहीं पर रोज़गार मिल जाना चाहिए, इंजीनियरिंग को वहीं पर कैंपस में रोज़गार होना चाहिए, लो ग्रेजुएट है उसको कैंपस में रोज़गार नहीं, इतना इक्विप कर दें। और अब पहले ये कहते थे बाहर चले जाते थे लोग, वो धमाका करते थे और उसको कहते थे ब्रेन ड्रेन। विदेश में चला गया तो दिमाग भी बाहर चला गया और पीछे
चीज़ें कमज़ोर लोगों की रह जाती हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ अगर पढ़ा रहता है तो द ब्रेन वॉज इन द ड्रेन, बाहर जाके धमाका करता है, वहाँ कमाता है, यहाँ वापस पैसा देता है और बहुत सारे यहाँ पे आ भी जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रेन गेन। बाहर जाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, इसको क्या कहते हैं? ब्रेन गेन। सो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और स्कॉलर्स जितने भी हैं, सबसे पहले वहीं के इनका उनका एक पासपोर्ट भी और वीज़ा भी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हायर एजुकेशन पे थ्रस्ट एरिया होना चाहिए। अब यहाँ एक और बड़ी चीज़ कमाल की बात है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अब प्राइवेट धमाका हो गया। और उसके धमाके के साथ बड़े बड़े और भी धमाके होते जा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? हम IIT, IIM, एम्स गवर्नमेंट के बहुत अच्छे चला सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में आज भी हम टॉयलेट तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ बैठने का डेस्क नहीं है, लाइट नहीं है। अगर आप वाईफाई नहीं दे सकते तो आप IT के साथ कैसे जोड़ोगे? पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अब गांव तक, और पंचायती राज को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के यानी सेल्फ गवर्नमेंट को जब तक ताकतवर नहीं करे, ये चीज़ें लास्ट मैन इन द लाइन है, वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। और ज़रूरी है वोकेशनल एजुकेशन ऐसे ही शुरू करवाए, कम से कम 200, 300, 400 जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उनकी स्किल करके, और यहाँ पर अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दें तो हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है। और सिर्फ यही नहीं है, बात एक और रह जाती है। उस बात को कहते हैं हम एक ही चीज, एक बिल का मतलब है एक इच्छा शक्ति। आपकी इतनी बड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको करना ही करना है। अब आ जाती है एम्प्लॉयमेंट कैसा हो? एम्प्लॉयमेंट डिसेंट हो, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो, बेटर वर्क कंडीशन हो, बेटर सैलरी हो। ये चीजें होती हैं। फॉर्मल दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। सब लोग सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ रहे हैं। 3 से 4% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं है कितने लोगों को, और सिर्फ ऑर्गेनाइज हैं। वो नहीं क्या बात हो गई, बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी में बहुत लोग क्यों आना चाहते हैं कि वहाँ पर सबको पता है कि काम की कंडीशंस अच्छी हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ काम भी कुछ कम करना पड़ता है। और प्राइवेट में सैलरी कम और काम ज़्यादा, और आपको टारगेट भी देने होते हैं। यहाँ सबको पता है CBSE के चलो जितने भी स्कूल्स हैं उनमें प्राइवेट स्कूल्स मेजोरिटी है, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। स्टाफ को के बारे में पूछ लेना, कुछ एक तो ऐसे भी हो सकते हैं सैलरी दे दी और उसका एक हिस्सा कहीं यों तो नहीं हो जाता है। अब 3-4 बड़े सेक्टर आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चर देश का सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, लगभग 50% से ऊपर, लेकिन GDP का 12-13% है। मैन्युफैक्चरिंग 20% देता है। सर्विस सेक्टर है वो पैसा 60% देता है, लेकिन रोजगार है वो 10% को भी नहीं दे पाता। यानी जहाँ पैसा है वहाँ रोजगार नहीं है, और जो रोजगार अपने आप को समझते हैं लोग लगे हुए हैं वहाँ पर पैसा नहीं है। ये एक ऐसे काम है कि पर कैपिटा इनकम जहाँ आपके प्राइमरी सेक्टर्स हैं, यानी एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, फिशिंग है, इस मुर्गी पालन है, प्राइमरी सेक्टर्स में बहुत पैसा नहीं है। सेकेंडरी में 20 का दर्जा हो गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर में खूब धमाका हुआ है। और इन्होंने एक डिग्निटी भी पैदा की है, बहुत अच्छे खूबसूरत शहर भी बनाए हैं। बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, बहुत काम आया, बॉम्बे भी आया, छोटे छोटे और भी जगह पे आ रहा है। लेकिन ये दीज आर आइलैंड्स, ये टापू की तरह आ गए, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा। बिहार में IT सेक्टर कहाँ है? उड़ीसा में कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है? कुछ लोग और कुछ ही जगह पर सारा का सारा पैसा चला जाता है। एग्रीकल्चर में से जब कमज़ोर हुई है तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने कोरोना के समय में देखा होगा बिहार में किस तरह से बॉम्बे से चल पड़े लोग बिहार की तरफ। अगर माइग्रेशन है, शहर की तरफ जाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से गलत बात है। ये क्या दिखाता था? ये खूबसूरत हिंदुस्तान को नहीं दिखा रहा था। एक
शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। बहुत सारी एग्रो इंडस्ट्री भी हैं, कुछ इंडस्ट्री। और इससे एक आपने कोई बहुत पुरानी फिल्म थी 2 बीघा जमीन, उसमें किस तरह से लैंड एक्विजिशन हुआ था, एक्सप्लोटेशन, बहुत अच्छा मॉडल है। यह एक बात और भी कहना चाहूँगा, और सलीम जावेद की अगर स्क्रिप्ट देखें बहुत अच्छी, जो आपका दीवार फिल्म में कि एक ड्रॉप आउट्स यानी एक बेरोजगार ड्रॉप आउट स्कूल का कितना बड़ा क्राइम कर देता है और क्या क्या नहीं कर देता, और एक पढ़ा लिखा आदमी किस तरह से कानून को तोड़ता है। इसी तरह मजदूर फिल्म में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, वो आप देखते हैं, आपको एक मोटा सा बैकग्राउंड दिखाई देने लग गया। एक हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का बदलता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, लिटरेसी बढ़ती जा रही है, और इसके कारण लोगों का सेटिस्फेक्शन अब थोड़ा ऊंचा, उनको खाने के लिए भी अच्छे चाहिए, उनको अच्छे कपड़े भी चाहिए, उनको यातायात के लिए भी गाड़ियाँ चाहिए, वो हाई राइजेज में रहना भी चाहते हैं सोसाइटी में, एक गुड क्वालिटी। और ये कितनी अच्छी बात है, और ये कैसे होगी जब बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इससे एक बड़ी बात होती है, अगर आपने अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ऊंचा कर दिया है तो आप मेहनत भी करेंगे, आप एजुकेशन भी लेंगे, अपनी हेल्थ केयर पे भी ध्यान देंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और ये सब कुछ होगा जब विकास के साथ निर्माण बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब नई चीज़ें आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मशीन लर्निंग का है, ऑटोमेशन हो गया, रोबोट साइंस आ गई है। ये सारी चीज़ें आदमी को रिप्लेस करके मशीन काम करने लग गई है, और मशीन जब काम करेगी और आदमी, तो एक तरह का एडजस्टमेंट होगा। इसको कहेंगे अप स्किल, अपग्रेड करो अपनी नॉलेज को, और काम बहुत आएगा, काम बहुत आएगा। जैसे एटीएम आने के बाद कैश विड्रॉल बैंक से हट गया, एटीएम से या ऑनलाइन आप बैंकिंग कर देते हो पैसा का, लेकिन ये नहीं है कि बैंक में रोजगार कम हुआ है, रोजगार बढ़ा है, बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ा है। यानी टेक्नोलॉजी के साथ जो आगे बढ़ेगा वो जीतेगा। एक बड़ी सीधी सी बात है, कोचिंग सेंटर में सब लोग कोचिंग नहीं ले पाते थे, एक ग्रुप, अब ई कोचिंग हो गया, घर के ऊपर बैठ के ई एजुकेशन आ गया, होमवर्क भी मिल जाता है, बच्चे पढ़ाई में भी करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो सारे के सारे दिन मेहनत करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। ऐसे बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ऐसे, और वो दौड़ते भी बहुत तेज है, दौड़ जीवन की यात्रा में बहुत तेज दौड़ते हैं, और ऐसे बच्चों के ऊपर देश को गर्व है, क्योंकि यही हमारी आने वाली पीढ़ी है, यही हमारा गौरव है। अब बात आ गई है असली चीज की। ये मुद्दा जरूर है, लेकिन इसको किस तरह से व्यवहारिक रूप से एक उपयोगी चीज बनाया जा सकता है, और वो है सीधी सीधी बात, बातों में कह भी दी गई है, अप स्किल, बेटर एजुकेशन, माहौल, बड़े शहर बसाओ, और बड़े शहर बसाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा भी लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि क्वालिटी लाइफ भी मिल सकते। रोजगार सृजन करना, रोजगार पैदा करना सबसे ज़्यादा पैट्रियोटिज्म है। और एक और भी बात मैं कहता हूँ, निवेश करो, नए स्टार्टअप पैदा करो, रिस्क लेना सीखो, और जो लोग रोजगार पैदा करते हैं वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। हिंदुस्तान कितना ज़्यादा पैसा हम वेपन खरीदने में विदेशों से लाता है, इंडिजीनियस शुरू तो हुआ, हमको ये पैसा बचाना चाहिए। 20% के आसपास हमारा तेल बाहर से विदेश से मंगवाते थे, इसमें चला जाता था, 20% कर्ज वापस देने में चला जाता है, और 20% आपके पास डिफेंस के जो वेपन्स लेते हैं। अगर ये चीज़ों को रोक लिया जाए, आप इलेक्ट्रिकल वाहन कर दें शुरू, ऑटोमेशन में आप सोलर के साथ जुड़ी हुई और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको कर दें, तो काफ़ी सारा देश का पैसा बच जाता है। इससे अगर रोज़गार पैदा होता है तो उससे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलता है, और लीगल एम्पावरमेंट मिलती है, ताकत मिलती है। कानूनी तौर पर आदमी मजबूत अपने आप को करता है,
जिसके पास पैसा नहीं है वो हर तरह से कमज़ोर होता है। और अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, बिल्कुल बार बार ये कहता हूँ, किसी आदमी को इतना गरीब मत बनने दो, किसी आदमी को इतना बेरोज़गार मत बनने दो। ऐसा ना हो कि कहीं वो गलत रास्ते पर भटक नहीं जाए। हमको अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी चीज़ें और हैं। ये है स्ट्रक्चरल है, साइक्लिकल है, सीजनल है, डिस्गाइज्ड है और कन्वेंशनल है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि मोबिलिटी अगर सोसाइटी में एक काम से दूसरे काम में अगर आप शिफ्ट नहीं करते, इसको कहते हैं इमोबिलिटी। एक आदमी ने सोच लिया, बहुत सारे, मैं बार बार कहता हूँ, वो एक ही काम कर सकता है, दूसरे में जा ही नहीं सकता। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बड़ा ज़बरदस्त, जैसे घरों में काम करने वाली है भाइयाँ और सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, कई घरों में जाती है, वो फॉर्मल सेक्टर के साथ जुड़ी नहीं, वहाँ सीधी बात है चीज़ें ठीक नहीं है। इसी तरह घरों में जो औरतें काम करती हैं, क्या उनको सैलरी मिलती है? वहाँ की क्या सिक्योरिटी है? और एक सीजन के ऊपर जब फसल आती है या और बड़ा कोई काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो जाता है, तब काम मिल जाता है, उसके बाद काम नहीं होता। इसको सीजनल कहेंगे। एक जैसे खेती के साथ और भी छोटे कुटीर उद्योग में अभी 25 लगे हुए हैं तो 20 तो क्या हो गए, छुपे हुए बेरोजगार हैं। यहाँ बहुत ही चीज़ें सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़े दर्द भी हो सकते हैं। बड़े कारण है, और पॉपुलेशन है, पुअर स्किल है, लीकेज हो जाते हैं। एक उदाहरण है, पैसा लगना चाहिए था, लगता नहीं है। अब आप ये देखिए, एक ही आप प्रश्न आपसे पूछता हूँ, सिर्फ एक, 20 लाख करोड़ रुपए एनपीए में चला गया। अगर वो 20 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन सिस्टम में लगा, आईटी इंडस्ट्री में लगता, एजुकेशन सुधारने में लगता, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सुधारने में लगता, लॉजिस्टिक में लगता, कितना पैसा बच सकता था। इन्वेस्टमेंट अगर कम है, कितना दो, सेविंग करो, जोड़ो, नए स्टार्टअप पे दो, इन्वेस्टमेंट करो और रोजगार पैदा करो। और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनकी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। वो काम करने की बजाय काम रोकने का काम कम से कम ना करें, रोकने का काम ना करें। अब एक नई समस्या और आगे, इसको कहते हैं गिग वर्कर लगे हुए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आता है, बहुत सारी टैक्स सर्विस आ गई हैं, जैसे ओला है और भी बहुत सारी है। कुछ है खाने की चीज़, जोमेटो वगैरह, फ्लिपकार्ट जैसे, अमेजन है, सामान। और इनको सर्विस चेन में जो लगे हुए लोग हैं, उनको गिग वर्कर हैं, दिन और रात बेचारे काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े नहीं है और एक्सप्लोटेशन के पॉइंट में, यानी बेरोजगारी। हाथों को काम नहीं है तो समझो हाथ अपंग होता है आदमी। यहाँ मिसमैच है, एजुकेशन का मिसमैच है, स्किल का गैप है, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ें आएंगी तो चीज़ें और बढ़ेंगी। एक और बात, जो इंफ्रा पे काम करना है वो कुछ आम कॉरपोरेट और सरकार के ही बस का है। जैसे हमारे पास 5G है, इसकी रीच हर जगह तक पहुंचानी जरूरी है, इसके साथ रोजगार भी जुड़े हुए हैं। मोटी बात यह है, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, अगर उसको काम नहीं मिलता तो अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है और उसकी एफिशिएंसी अंडर यूटिलाइज रह जाती है, इनह्यूमन हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, और शोषण वहाँ पर पनपता है। सोशल इश्यूज भी हो जाती हैं, कई और कंफ्यूज होते हैं, सोशल परिवर्तन होते हैं, वहाँ से भी गड़बड़ चीज़ें होती है। और एक बड़ी चीज़ वो है, वो सब आप समझ गए होंगे, किसी तरह से इस भ्रष्टाचार को अंडर कंट्रोल रखें। अंडर कंट्रोल, भ्रष्टाचार खत्म कहीं पर भी नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट जहाँ पर वो होगा, लेकिन इट शुड रिमेन अंडर कंट्रोल। आटे में नमक चल सकता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाना भी एक काम है। एक्सप्लॉयटेशन का जो ऑफ लेबर है वहाँ रोकना भी, उसको भी रोकना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई हैं, नेशनल कैरियर सर्विसेज, मनरेगा,
LM दीनदयाल उपाध्याय अर्बन लिवलीहुड, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इस तरह की फ्लैगशिप प्रोग्राम आई हैं और पैसा भी उधर एलोकेट किया होगा, लोगों को कुछ काम मिला होगा जिस तरह से होती है। कहीं ऐसा ना हो जो जिस तरह से पहले भी हुई हैं चीज़ें। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे प्रोडिक्सा थी और सारी चीज़ें। इसलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चरल चेंज करें ताकि रोज़गार बहुत ज़्यादा पैदा हो, हर आदमी के हाथ में काम आए और कामकाज ही सम्मान दिलवाता है। मैं आखिर में टोल्स्टॉय की एक लाइन बोलकर, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस खुश रहिए। इफ यू वांट टू रिमेन हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो सिर्फ काम कीजिए। काट कर पाताल को हमने बनाए हैं मकान, काट कर पाताल को हमने बनाए हैं मकान। मोम के आदेश को क्या समझते हैं हम, मोम के आदेश को क्या समझते हैं हम। इतना ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर है जिससे हिंदुस्तान का नवनिर्माण हो सके। सबको काम दो, काम दो, काम दो, काम दो, काम दो। रोजगार जीडीपी बढ़ाएगा, रोजगार पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा, रोजगार मुस्कुराहट बढ़ाएगा, रोजगार अच्छे अवसर देगा, रोजगार नवनिर्माण का काम करेगा और हिंदुस्तान एक मजबूत देश में उभर कर आएगा। एवरी हैंड मस्ट हैव वर्क, हर हाथ को मिलना चाहिए। जय हिंद।